फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम एवरेज के बारे में आपसे बात करना आए हैं। ये एवरेज क्या होता है? एक प्रकार का औसत होता है। जैसे आपने मैट्रिकुलेशन में 50% मार्क्स लाया या 50 मार्क्स लाया, सपोज दैट कोई एग्जाम में आपने 50 मार्क्स लाया, फिर इंटर में मान लीजिए कि आपने 100 में 60 लाया, फिर ग्रेजुएशन में आपने 100 में 70 लाया, तो एवरेज में आप क्या कहिएगा? इस तीनों को अगर देखा जाए, एक में आप 50 मार्क्स लाए, दूसरे में आप 60 लाए और तीसरे में आप 70 लाए, तो एवरेज किया जाएगा। तो अर्थात तीनों मार्क्स को क्या किया जाएगा? ए योग किया जाएगा और बट्टे 3 किया जाएगा। तो 6 5 11 110 और प्लस 70 यानी कि 180 मार्क्स आपने लाया और 3 तो 36 का 60, यानी एवरेज आपने 60% कहिए या 60 मार्क्स लाया आपने, तो परसेंटेज नहीं कहेंगे अभी। तो एवरेज में पूछा जाएगा आप एवरेज में कितना मार्क्स लाते हैं? एवरेज में हमने 60 लाते हैं। तो ये है हमारा औसत। औसत का मीनिंग ही यही होता है कि किसी भी तरह से आप रेगुलर क्या कर रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं, बल्कि एवरेज में। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप रोज दो रोटी खाते हैं, लेकिन किसी दिन 3 और किसी दिन 4 भी खा लेते हैं, तो एवरेज में आप क्या कहिएगा? तो एवरेज में आप क्या करिएगा कि 2 को 3 को और 4 को जोड़ दीजिएगा। 4 3 7 2 9/2 यानी कि लगभग 4.5, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग 4-5 रोटियां खाते हैं। तो ये है हमारा एवरेज। एवरेज में संख्याओं को संख्या का योगफल किया जाता है और संख्या की संख्या से उसे दिया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज या औसत। ये बचपन से ही आप सीखते आ रहे हैं। आपने तो में भी इसे सीखा होगा कि सभी संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो सारे एवरेज के अंतर्गत आते हैं। एवरेज के अंतर्गत कुछ ऐसी संख्याएं आती है, ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे कि 180 तक के 100 तक की संख्याओं योग बताएं या उसका औसत बताएं। तो इस तरह की को हम लोग आइए हैं प्रश्न के थ्रू। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, सोचिए आपको ऐसी संख्याओं को याद रखना है, समझना ज्यादा जरूरी होगा। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, मतलब n तक की प्रथम n स्टार्टिंग में, मतलब पहली n की जगह यहाँ 10 20 30 कुछ भी हो सकता है। प्राकृतिक या प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में आप जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसे नहीं बना सकते, इसलिए आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। सब आप समझ गए तो अच्छी बात है, अन्यथा आप अपने दोस्तों में, जैसे कि किसी का उम्र 24 साल, किसी का 25 साल, किसी का 26 साल, तो ये 24 25 26 27 वाले मान लीजिए आपके दोस्त हैं। एक 24 साल के हैं, एक साल के हैं, और एक 26 साल के हैं, एक 27 साल के हैं। इसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे? हम सबको जोड़ देंगे। और कितने दोस्त थे? 1 2 3 4 दोस्त थे, 4 से डिवाइड कर दो और ये जो निकलेगा वो हमारा एवरेज एज निकलेगा, बस। और कुछ नहीं करना है, इसके सिवा और कुछ ना सोचना है, समझना है, ना कुछ करना है। यही है एवरेज, बस इतना ही कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आइए मेरे साथ। तो पहली n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत मांगना। इसके जगह पे आप कभी भी अगर बोल दें कि 50 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत निकालिए, 100 प्राकृतिक विषम संख्या, जितना बोले ना वही आंसर होता है। अगर 50 बोले तो 50 है, 100 बोले तो 100, जो क्वेश्चन होगा वही आंसर होगा। आप इसे देख भी सकते हैं और एग्जाम्पल में या पीछे के सेट और को बनाकर आप इसे देख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि प्रथम सम संख्याओं का औसत। ये सबसे बड़ा ट्रिक है, जितना क्वेश्चन है उतना ही आंसर। जब लिखा है कि पहली n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, तो अब आ जाइए दूसरे प्रश्न में। अगर लिखा है कि प्रथम सम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि पहली n, अब प्राकृतिक ही होता है तो प्राकृतिक होता ही यहाँ पे विषम की जगह पे। अब आप देखिएगा कि सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको कि n+1 कर और कुछ नहीं करना है, सिर्फ n+1 करना। अगर कह रहा है कि 50 पहली सम संख्याओं का औसत, तो 50 + 1 51 आंसर हो जाए। अगर कहेगा कि 100, तो 100 + 1 101 आंसर हो जाए। बस यही आंसर है। इसको आप
दूसरे कॉन्सेप्ट से भी आप देख सकते हैं। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, देखिए इसको भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने रखा था, लेकिन इसे देख लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, लगातार n तक की सम संख्या का योग, सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत बोल रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम एक 100 संख्या तक की लेते हैं, 100 संख्या तक का क्या होगा, तो 100, इसके लिए सूत्र है हमारे पास कि n/2 और +1, ये है हमारे पास सूत्र इसके लिए। तो n कितना है 100/2 और +1, ये हो गया 50 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 51। तो यह आंसर और यह आंसर देखिए, अगर 50 तक की संख्या को लेंगे सम संख्याओं का औसत तो क्या होगा 50 + 1 यानी कि 51। यह आंसर एक ही है। तो आप या तो इस कॉन्सेप्ट पे चले जाइए या तो इस कॉन्सेप्ट पे रहिए। अगर ये याद है तो ये याद रखने की जरूरत नहीं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। पॉलीएम सम संख्याओं का औसत होता है n+1, ज्यादा हमको बनाने की ट्रिक नहीं जरूरत, ये ट्रिक की भी हमें जरूरत नहीं। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। समझ रहे हैं, आशा है आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है हमारे साथ इसी से औसत से रिलेटेड कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। लगातार n तक की कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर हमें प्राप्त होती है तो प्राकृतिक संख्याओं, चाहे वो सम हो या विषम हो, संख्याओं का औसत। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, सम संख्या और विषम संख्या, ओड और इवन याद रखिएगा आप। जब भी आपको विषम संख्या की बात करते हैं हम तो ये ओड नंबर हुआ, और जब इवन नंबर की बात करते हैं तो वो सम संख्या हुआ, इसको आप याद रखिएगा। तो हम अब बोल रहे थे कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए इसका सूत्र होता है कि n+1/2, n+1/2। तो अगर हमको कहा रहा है कि 1 से लेकर 80 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, n हमारा क्या हो गया 80, तो 80 + 1/2 यानी कि 81/2, ये जो होगा हमारा आंसर होगा। 81/2 कितना हो गया आपको 40 × 80 यानी कि 40.5 आंसर। तो ये है हमारा लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इस तरह से हम शॉर्टली आप लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या, सम संख्या एवं विषम संख्या के अंकों का औसत आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अगर चाहें लगातार आप n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर हमको निकालने का आता है तो योग भी हम निकाल सकते हैं। योग का सूत्र हो गया आपको n × n+1/2। ये जब योग निकालने का है इसी संख्या लगातार n तक प्राकृतिक संख्या की तो औसत निकालने का, तो औसत का सूत्र हो गया n+1/2। लेकिन अगर यही संख्याओं तक का अगर हमको योग निकालने कहेगा, योग सिर्फ योग, तो योग निकालने कहेगा तो हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं n × n+1/2। एग्जाम्पल के लिए, इसके एग्जाम्पल के लिए अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की संख्याओं का लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत योग निकाल रहे हैं, तो 1 से 10 तक का हम योग निकालेंगे तो क्या होगा, हमारे सूत्र के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा हमको, 10 × 10+1/2। तो ये हो गया हमारा 10 × 11/2। इसको हम 5 से काट देंगे, 11 × 5 = 55। ये हो गया हमारा आंसर, ये योग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम योग भी निकाल सकते हैं और इस तरह से हम उसका औसत भी निकाल सकते हैं। अब हम अगर प्राकृतिक n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, कभी कभी वर्ग के रूप में भी प्रश्न देता है, इसे भी आप जान भी लीजिए क्योंकि वर्गों का योग अधिक बार पूछ भी चुका है। तो वर्गों के योग के बारे में हम देखते हैं।
एनटीए इससे पहले वर्गों का योग पूछ भी चुका है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है और ये सामान्य प्रश्न है, परंतु पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, अगर हम इसको देखना चाहें तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये हमारा ट्री। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल में जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, टू कंटिन्यू 10 तक लेते हैं। 10 का स्क्वायर क्या हो, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास n क्या हो गया 10, तो लास्ट संख्या होती है वही n होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे सूत्र पे, इसको बैठा के n हमारा 10, यहाँ से देखिए आप 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 बाई 6, ये हो गया हमारा 10 गुना 10 11 और गुना 20 प्लस 1, ये कितना हो गया हमारा 21 और बट्टे 6, तो 3 दूना 6 और 5 दूना 10, 3 से इसको काट दिए 7 किया 21, 11 कुछ 55 गुना 7, 55 गुना 7 कुछ 35 का 5 हासिल 3 और 7 में 35 3 38, 3 से 85 हमारा आंसर हो गया। यह वर्गों तक का वर्ग n तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग हो गया। अब इसे जरूर याद रखिएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा चुका और पूछ भी सकता है। तो इस तरह से हम ऐसी संख्याओं का योगफल प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए एवरेज के सूत्र की ओर देखते हैं कि एवरेज का टोटल सूत्र क्या है। सूत्र से रिलेटेड जो और सारे प्रश्न हैं, सूत्र अब लगभग हम देख लिए, सॉरी अब प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि यदि एक और दूसरा टाइप का प्रश्न भी इससे रिलेटेड होता है, अब उसे देख लीजिए थोड़ा सा। ये भी प्रश्न पूछता है और यह एवरेज से कनेक्टेड तो नहीं है, परंतु यह प्रश्न पूछता है इनके, देख लीजिए। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 9 से गुना किया जाए, 9 से गुना करके गुणनफल में 9 जोड़ा जाए, जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 17 से भाग 9 जोड़ा जाए और प्राप्त संख्या 17 से भाज्य हो तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो? छोटी भाज्य संख्या को निकालना है। इसको अगर प्रश्न से हम बनाने की कोशिश करेंगे तो कोई संख्या x लेंगे, इसको 9 से गुना कर देंगे, 9 से गुना करके गुणनफल में 9 जोड़ा जाए, फिर इसमें हम 9 जोड़ देंगे तो प्राप्त संख्या जो होगी वह 17 से भाज्य होगी। इस तरह से 17 से भाज्य होगी। इसके लिए आप देखिए, तो अगर यह संख्या हमको निकालना है, इसका फैक्टर निकालना है, तो यह 9 गुना 17 माइनस 1 हो जाए, क्योंकि एक बार तो लगेगा वो कम में, तो 17 माइनस 1 प्लस 9, क्योंकि 9 ही है वो संख्या, तो 9 गुना 16 प्लस 9, 16 9 44 से और प्लस 9, 9 4 83 153, यह हमारा इस तरह से संख्या निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का प्रश्न, और एक और प्रश्न आप देख लीजिए जो एनटीए पूछती है।
ये प्रश्न है कि यदि दो अंकों की संख्या, ये दो अंकों वाले प्रश्न पूछा है, दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों को पलटने पर, दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, मतलब पहले की और इसकी योग, अगर 55 हो तो संख्या के अंकों का योग बताएं। तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? इसको अगर बाय प्रोसेस जाते हैं आप, तो एक दो अंकों वाली संख्या को आपको 10x + y एक संख्या मानना होगा, और उस संख्या के अंकों को पलटिएगा तो आपका हो जाएगा 10y + x, बड़ी संख्या का योग। अब इसका योग करिएगा तो वो आपको 55 होगा। इस तरह से आप इसको एक समीकरण के रूप में सॉल्व कीजिएगा, x y का मान निकलेगा। तो अगर इसको शॉर्ट ट्रिक में देखना चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक यही है कि अगर अंकों का योग आपको निकालना है, संख्या के अंकों का योग निकालना है, तो जो आपको संख्या दी हुई है योग 55, उसको आप 11 से भाग दे दीजिए, अर्थात 5 होगा इसका अंकों का योग। यही आंसर होगा। ये शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टली आप इसे इसी रूप में बना सकते हैं जो बिल्कुल सही और एक साथ निकले। दूसरा टर्म इसका अगर देखिएगा, कहीं कहीं दिया रहता है कि अगर संख्या के अंकों का अंतर, यहाँ पे योग निकालने का है, अगर अंतर के बारे में बात हो रहा होगा कि अंकों का अंतर निकालिए, तो अंकों का अंतर दिया भी होगा, क्योंकि संख्या को पलटने पर बनी संख्या का योग दिया है तो योग मांगेगा, जब अंतर दिया होगा तो अंतर मांगेगा। अगर इसी प्रश्न का दूसरा टर्म देखिए, सेकंड टर्म में इसी प्रश्न को पूछेगा कि संख्या का अंतर दिया हुआ रहेगा, अंतर दिया हुआ होगा और अंतर मांगेगा, तो अंतर प्राप्त करें। तो इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक है, वो है आपको संख्या का अंतर बटे 9। ये जैसे यहाँ पे योग बटे 11 दिए हैं, तो उसी तरह से संख्या का जो दिया हुआ आपको अंतर रहेगा, तो अंकों का अंतर निकालने के लिए आप संख्या का अंतर बटे 9 करिएगा, जो प्राप्त होगा वो आपका आंसर प्राप्त होगा। यह भी प्रश्न एनटीए पूछती है, इसलिए हमने इसे बता दिया, बट ये एवरेज का नहीं है। अब एवरेज का लगभग 1-2 प्रश्न करके देखते हैं हम लोग, तो स्पष्ट रूप से हमें एवरेज प्राप्त हो जाएगा कि एवरेज क्या है। वैसे एवरेज से अधिकांश प्रश्न जो आता है वो n+1 या n+1/2 जो सूत्र हमने बताया उसी से पूछा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष थी। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष, ठीक है, और उसमें एक शिक्षक शामिल हो गया, इसमें एक शिक्षक जो है प्लस हो गया, तो उसकी जो औसत आयु थी, अब नई औसत आयु जो हो गई वो 13 वर्ष हो गई। तो शिक्षक की उम्र निकालना है, शिक्षक का एज हमें प्राप्त करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे देखिए हम क्या कहा था, संख्या का योगफल बटे संख्या, तो 20 छात्रों की आयु का योग और बटे 20 बराबर 12, तो 20 छात्रों की आयु का योग क्या हो जाएगा, तो ये आपको प्राप्त करने के लिए इसको इससे गुना करना पड़ेगा। तो अर्थात 20 छात्रों की आयु का योग निकालने के लिए हमको 20 गुना 12 करना पड़ेगा, 12 गुना 24, यानी कि हमको हो गया 240। ठीक है, अब औसत आयु 13 बढ़ गया,
नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ तो 20 तो स्टूडेंट थे प्लस एक टीचर आ गए, अब संख्या कितनी होगी 21, तो औसत आयु कितना हो रहा है उसका 13, तो इसको हम 13 गुना 21 कर देंगे, क्योंकि अब 20 छात्र प्लस टीचर की उम्र, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि 20 स्टूडेंट प्लस टीचर की उम्र हो जाएगा आपको 13 गुना 21, तो ये हो गया आपका। अब इसमें से यह 20 छात्र प्लस टीचर का उम्र हो गया 13 गुना 21, ये 13 गुना 21 को अगर हम गुना करते हैं तो 273 प्राप्त होता है। 273 आपको हो गया 20 छात्र प्लस टीचर, सिर्फ 20 छात्र का हो गया 240, इसका मतलब टीचर का जो एज होगा वो होगा 273 माइनस 240, यानी कि 35 वर्ष आंसर। ये हो गया हमारा बाय प्रोसेसिंग हुआ, और यह शॉर्ट ही है बट इसका भी शॉर्ट है, अब इसका शॉर्ट आप दूसरे टर्म में लेकिन चलिए ये समझ गए बाय प्रोसेस, इसको शॉर्ट में समझिए। इसी क्वेश्चन को हमें और शॉर्ट बनाना है, वैसे ये ज़्यादा लेंदी है नहीं, और शॉर्ट में आप क्या कर सकते हैं इसको कि 12 वर्ष था औसत आयु पहले का, तो 12 को हम गुना कर देंगे किसके साथ 20 के साथ, क्योंकि 20 स्टूडेंट था, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक में हम आपको बता रहे हैं कि 12 औसत आयु था, औसत का 20 से गुना कर देंगे, प्लस आपके पास क्या हो गया टीचर इज इक्वल टू क्या हो गया तो 13, क्योंकि नया औसत जो है 13, और उसका जो गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा 20 प्लस 1, क्योंकि एक आदमी बढ़ गया, तो यही हो गया 12 गुना 24 240 प्लस टीचर बराबर 13 गुना 21। ये हमने आपको पहले भी कहा था कि किसी भी लॉन्ग प्रोसेस का जो सबसे लास्ट टर्म होता है वो शॉर्ट प्रोसेस में आ जाता है, और उसमें तो टीचर की उम्र हो गई आपको ये 13 गुना 21 यानी कि 273 हुआ था ना, माइनस 240, तो टीचर की उम्र 33 वर्ष आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं जो एवरेज से ही रिलेटेड है। लास्ट प्रश्न होगा हमारे क्लास का और इस यूनिट का भी, क्योंकि इस यूनिट में यूनिट 5 में बहुत सारे जो चैप्टर थे उसको हमने स्पष्ट रूप से कर दिया है, अब इसमें कोई समस्याएं आपके लिए नहीं आएगी। प्रश्न है हमारे पास कि कोई व्यक्ति एक शहर में रहता है, वो दूसरे शहर की ओर 8 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। मान लीजिए ए से वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, और यह बी शहर में जाता है, ठीक है, और बी से वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो आता है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर ए से बी की ओर जाता है, और वही व्यक्ति पुनः बी से ए की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो इसका औसत चाल निकालना है, यानी कि एवरेज स्पीड, ये हमको निकालना है। तो आपने इसको समझिए, इसको आप अगर 6 ये 8 प्लस 6/2 यानी कि 8 6 14/2 बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा किया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसको बनाने के लिए आपको यह देखना होगा कि हमको टाइम क्या लगा है और दूरी क्या है। जब इसका स्पीड कितना था 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 बराबर दूरी बटा समय, दूरी तो आपको नहीं पता है, तो दूरी बटा समय आपको कितना पता है, समय भी आपको नहीं पता है, क्योंकि समय को हम t मान लेते हैं। चलिए अब इसका स्पीड तो ये हो गया, इसका स्पीड क्या है, इसका स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी तो वही है, इसको भी समय दूसरा लग रहा है, इसको t1 इसको t2 ले लेते हैं। अब इसके दोनों का स्पीड तो पता चल गया हमको, ये तो स्पीड है, ये तो दूरी नहीं है। अब इसकी दूरी भी निकालना है हमको। दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है आपको नहीं, दूरी से निकालने से बेहतर होगा कि समय निकालना है। इसको कितना समय लगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है स्पीड, तो हमको समय चाहिए, स्पीड के लिए समय चाहिए, तो समय बराबर हमको समय निकालना, तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटे 4 इसका। अब इसका बात करते हैं, समय बराबर दूरी, तो दूरी यही है 4 क्या है 8,
और इसका टाइम क्या होगा, इसका भी हम टाइम निकालेंगे। अब इसका 6 + d/2, ये जो 6 का है, इसका टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो दूरी तो वही रहेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी, सर की दूरी, सर तो भागने का है, सर की दूरी तो वही है, तो d यही हो जाएगा। और इसका जो टाइम 2 है तो वो टाइम बराबर होगा दूरी बटे 4, तो ये 4 हो गया आपको 6। तो 2 समय निकला है, एक समय ये है, एक समय ये है, और 2 क्या करते हैं स्पीड है हमारे पास, एक 6 किलोमीटर, एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड। अब जो हमारा एवरेज होता है वो क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। जो एवरेज स्पीड निकालना है हमको, ये एवरेज स्पीड जो निकालना है वो हमारा हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हमारे पास क्या हो गया, कुल दूरी जो है वो हमारे पास क्या हो गया, कुल दूरी d1 और d2, एक d इधर से और एक d इधर से, यानी कि 2d हो गया हमारे पास, बस और कुछ नहीं। 2d हमारे पास कुल दूरी हो गया। अब कुल समय की बात करते हैं, ये दोनों समय लगा है, तो d/8 और प्लस d/6, इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 2d बाय, नीचे में 8 6 का लॉस हो गया आपको, 24, 6 का 24 हो जाएगा, और 24 को 8 से करेंगे तो 8 × 24 3d, और प्लस 6 का 24 4d। ये हो गया 2d/1 इंटू 4 3 7/24 है, ये हो जाएगा 24/7, ठीक है, तो 7d हो जाएगा। तो ये d और d कट गया, तो आपको होगा 24 × 2 = 48/7 किलोमीटर प्रति घंटा।